मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। सत्य शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी माने। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदया, सभी शाश्वत बहनें एवं बाहर से पधारे सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज की इस गोष्ठी का जो विषय है वो है संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है। इसी में मेरा जो विषय है वह है पारिवारिक और सामाजिक संस्कार। किस तरीके से हमारे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार होने चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है और ये ना होने से क्या क्या दोष हो रहे हैं, इस बिंदु पे मैं अपने वक्तव्य यहाँ पर रखूँगी। सबसे पहले संस्कार का अर्थ क्या होता है। संस्कार के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर एक संस्कार का अर्थ होता है अलंकृत करना, सजाना। जिस प्रकार जैसे मैंने अभी मंगलाचरण में भी कहा है कि हम अपने शरीर को सजाने के लिए बहुत से प्रकार के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चे आभूषण तो हमारे संस्कार ही हैं, उन्हीं से हम शोभित होते हैं। तो वे संस्कार कैसे हम में विकसित हों, कैसे हम उनका हनन कर रहे हैं, इसकी बात हम यहाँ करें तो सबसे पहले पारिवारिक संस्कारों की बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बालक या बालिका की प्रथम गुरु उनकी शिक्षिका होती है माता। उसी तरह जो हमारी प्रथम पाठशाला है वह हमारा परिवार होता है। तो परिवार में ही संस्कारों की नींव डलती है। संस्कारों का बीजारोपण परिवार के ही माध्यम से होता है। आज लेकिन हम देखते हैं परिवार बहुत सीमित हो गए हैं, उनके सदस्य बहुत सीमित हो गए हैं। हम एक सामूहिक रूप से एक परिवार में नहीं रहना चाहते। हमारी इच्छा होती है कि हम अलग अलग रहें, अपनी लाइफ जिएं, अपनी ज़िंदगी जिएं, सब अपने अकॉर्डिंग करें, इसीलिए अलग रहना चाहते हैं। पर इसका हमारे बालक बालिकाओं पे, बच्चों पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं कि जब एक बच्चा एक सामूहिक परिवार में रहता है तो वह बड़ों की डांट भी खाता है और बड़ों का प्यार भी पाता है, उनसे बहुत कुछ सीखता भी है। लेकिन जब दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ नहीं रहते हैं तो वो चीज़ हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। हम उन्हें वे संस्कार भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि मम्मी भी जॉब करती हैं, पापा भी जॉब पे जाते हैं, अकेले बच्चे घर पे, तो उन्हें हम कोचिंग वाले टीचर्स के द्वारा पढ़ाते हैं या फिर कोई किसी भी मतलब सेमिनार्स होते हैं इनमें भेज देते हैं। हमने उनको परिवार का माहौल नहीं दिया, तो वे अपने परिवार की संस्कृति को सीख ही नहीं पाते हैं। एक यह रीज़न है कि हम उन्हें संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कि बच्चों को जब पहले संयुक्त जब परिवार होते थे तब उन्हें डिसीज़न मेकिंग मतलब निर्णय कैसे लेना ये भी उन्हें आता था। क्यों? क्योंकि तब सब लोग साथ में बैठ के भोजन करते थे। तीन पीढ़ी के लोग साथ में बैठ के भोजन करते थे, कुछ बातें करते थे। जो भी परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां क्या हैं, उनसे कैसे निपटारा किया जाए, कैसे निर्णय लिया जाए, ये मुखिया का निर्णय होता था। पर आज वो बात नहीं है। इसीलिए जनरेशन गैप हम जो कहते हैं ना कि आज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते। इस तरीके से हम अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दे पा रहे जो हमारे दादा दादी में है, जो हमारे मम्मी पापा में है। बच्चे सिर्फ अकेले रह के कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। उनकी मानसिक संतुलन भी कभी कभी बिगड़ जाता है, तो फिर हम उनको कोई काउंसलर बुलाते हैं, है ना, कोई साइकोलॉजिस्ट बुलाते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमारे घर में तो कहानियाँ सुनाने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले हमारे दादा दादी थे, पर हमने उनकी वैल्यू ही नहीं की, उनको अलग से रख दिया। इसीलिए ये सारी विसंगतियाँ आ रही हैं। आगे देखें तो हम जब घर में रहते नहीं हैं, हम घर को समय नहीं दे पाते हैं, तो खाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन घर पे बना सकते हैं, और जब हम वे व्यंजन घर पे बनाएंगे तो हमारे बच्चों का अट्रैक्शन बाहर के खाने पे तो जाएगा ही नहीं।
आज वो जो फास्ट फूड खाना चाहते हैं, इटालियन, चाइनीज़, ये सब खाना चाहते हैं। क्यों खाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम उन्हें घर में वो चीज़ें बना के नहीं दे रहे हैं, उतना अच्छा भोजन बना के नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे बाहर खाना चाहते हैं। और जब संयुक्त परिवार रहता है तो काम डिवाइड हो जाता है, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता कि एक ही व्यक्ति को सारा काम करना है। इसीलिए खान पान के संस्कार भी हम एक संयुक्त परिवार में रहकर ही दे सकते हैं। ये संयुक्त परिवार में रहने के फायदे हैं। पहले मतलब हमारा परिवार इतना आदर्श परिवार होना चाहिए कि हम कह सकें कि ये हमारा परिवार है, इसमें रात्रि भोजन नहीं होता है, इसमें आलू प्याज अर्थात जमीकंद वगैरह नहीं आते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं आती, हमारा चौका बहुत शुद्ध है। हमारे मम्मी पापा ने आज तक किसी पर पुरुष या पर स्त्री को परेशान या बुरी निगाह से नहीं देखा। तो इस तरीके का अगर पारिवारिक माहौल अगर बच्चों को मिलता है तो वे अधिक संस्कारवान होते हैं। हमारे चौके आज इतने मतलब हमारा जो चौका है आज उसमें बाजार की चीज़ें इतनी आ चुकी है कि हम किसी एक साधर्मी को वात्सल्यपूर्वक भोजन भी नहीं करा सकते। कोई त्यागी व्रती हमारे यहाँ आ जाए तो हम उन्हें भोजन नहीं करा सकते। तो जब हम भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को तो इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा कि शोध का कैसे भोजन बनता है, सात्विक आहार, साधर्मियों को आहार कैसे, भोजन कैसे कराया जाता है। फिर तो मुनिराजों की तो अभी बात बहुत दूर है, अभी हम एक व्रती श्रावक को भी भोजन अपने घर नहीं करा सकते। एक तो ये कारण है कि हम बाजारवादी हो गए हैं, हमें बाहर का भौतिकवादी हो गए हैं, बाहर का अट्रैक्शन है। दूसरा कारण हमारा वात्सल्य भी खत्म हो गया है। वात्सल्य का भी रीज़न यही है कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते, अकेले रहते, अकेले खाना सीखा है, किसी से मिल बांट के खाना नहीं सीखा है, तो हम वो वात्सल्य भी भूल चुके हैं। इसीलिए हम साधर्मियों को अपने घर नहीं बुलाना चाहते। अगर कोई 10 लक्षण में, अष्टानिका में हमारे यहाँ आ जाए तो हम बचते हैं कि अरे पंडित जी को, अरे बहन जी को हमें भोजन ना करवाना पड़ जाए। तो ये क्या है? ये पारिवारिक माहौल नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये संस्कार हम में नहीं आ पा रहे हैं। एक कोटेशन बोलूँ कि एक जो भाई ने जब भाई के लिए राज्य छोड़ा, भाई ने जब भाई के लिए राज्य छोड़ा तो रामायण हुई थी, और जब भाई ने अपने भाई से राज्य लेना चाहा तब महाभारत हुई थी। तो हम रामायण वाले परिवार को आदर्श बनाए ना, महाभारत वाले परिवार को आदर्श क्यों बनाएं कि जो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। हम रामायण वाले परिवार को ही आदर्श बनाएं। दूसरी बात, संस्कार क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम बस किताबी ज्ञानों पे ही टिके हुए हैं। हम स्कूल गए, हमने जो पढ़ के आए वो बस पढ़ लिया, दिमाग में है। जैसा कि अभी फूफा जी ने भी कहा है कि सिर्फ दिमाग में रख लेने से व्यवहारिकता नहीं आती है। बुकिश नॉलेज बस काफ़ी नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान बस काफ़ी नहीं है, उसे प्रैक्टिकल में भी लाना होगा। उसे व्यवहारिक, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें अपनी पीढ़ी को, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को देना होगा। तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और इन सब में कौन योगदान करेगा? तो हमारी संस्थाएं, ये शाश्वत धाम है। और ऐसी देश में जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वे प्रैक्टिकल करना सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जीना है, वह हमें सिखाती हैं, वहाँ संस्कारों का बीज रोपण करती है। आज बच्चों में टीचर्स की रिस्पेक्ट करना कम हो गया है, शिक्षक का महत्व ही नहीं है। अगर शिक्षक थोड़ा सा भी डांट देता है तो बच्चों को बुरा लग जाता है, वो आके घर पे शिकायत करते हैं कि आज तो हमें टीचर ने डांटा है। और फिर मम्मी पापा भी उसको प्रोत्साहित कर, हाँ हम कल बात करेंगे उनने कैसे डांटा है। गवर्नमेंट में ने भी यही रूल कि कोई टीचर्स मार नहीं सकते बच्चों को, तो और बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। इसकी एक साइकोलॉजी आपको बताती हूँ कि टीचर किन्हें मारता है और किन्हें नहीं मारता, यार किसे डांटता है किसे नहीं डांटता। जो सबसे अधिक होशियार, इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें दंड का प्रावधान अधिक है, और जो वीक हैं, कम होशियार हैं, जिन्हें ज़्यादा नहीं सीखे हैं, उन्हें प्यार से सिखाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो इंटेलिजेंट है उसके हम छोटे से भी दुर्गुण, छोटे से भी दोष बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन्हें डांट के भी, मार के भी सिखाना पड़ता है।
लेकिन जो अभी वीक हैं उनके लिए तो हमें प्यार से ही समझाना पड़ेगा ताकि वो सीख पाएँ। लेकिन हम उल्टा समझ लेते हैं, हमारे बच्चे को क्यों डाँटा? हम ये नहीं लगाते कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है और उसके हम वो गुरुजी छोटे से भी दोष नहीं देख सकते, इसीलिए डाँट रहे हैं। तो हम ऐसा कल्चर बिल्कुल डेवलप ना करें कि थोड़ी सी भी डांट खा के आए बच्चे और हम उसे सहलाने लगे कि ओह तुम्हें तो डांट दिया, ये नहीं। और बच्चों को ये भी नहीं, एक दूसरे से नेगेटिव कंपटीशन करना भी नहीं सिखाएं। पॉजिटिव कंपटीशन अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन किसी को पीछे हटा के हम आगे बढ़ जाएं, ये संस्कार हमें बच्चों में नहीं डालने चाहिए। आज के हम बच्चे और आज की जो पीढ़ी है वह कर्तव्य के प्रति हताश है या उदासीन भाव है। कुछ भी कहो कि आप सब्जी मंडी से सब्जी ले आइए तो साइकिल कहाँ है, स्कूटी कहाँ है। ऐसा नहीं कि हम 1 मिनट में जा रहे हैं और काम करके आ रहे हैं। कोई भी कार्य, आपको मंदिर जाना है, मंदिर जाने में आलस, सटावश्यकों का पालन करने में आलस, तो कोई भी कर्तव्य है उसके प्रति आज की पीढ़ी उदास है, उस तरफ से विमुख है। और इसीलिए हमारी पीढ़ी को आलसी पीढ़ी कहा जाता है कि इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो बहुत आलसी हैं। तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति उदास नहीं रहना है, सतर्क रहना है कि जो भी कोई काम कहे तो हमें तुरंत उसे करना है। और फटाक से, मतलब जल्दी से हमें उस बात को समझना है कि क्या हमसे गुरुजी चाहते हैं, क्या हमारे माता पिता चाहते हैं, वो काम हम करें। ये भी एक संस्कारों का ही रूप है, कर्तव्य के प्रति हताश नहीं होना। हम आज देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम टेंस हो जाते हैं, परेशान, तनावग्रस्त, और उसका परिणाम सुसाइड, आत्महत्या, बहुत जल्दी आत्महत्या कर लेना। ये भी किसके कारण? संस्कारों के अभाव के कारण ये चीज़ हो रही है कि आत्महत्या के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आत्महत्या करने का एक रीज़न हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन जीवन जीने के लिए हज़ारों कारण हैं। हमें उन हज़ारों कारणों को देखना चाहिए। एक कारण जो नेगेटिव, जो नकारात्मक कारण है, उसे हमें उपेक्षित करना चाहिए। फिर आत्महत्या कौन नहीं करते हैं? तो जो परिश्रमी होते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं और जिनका पारदर्शी स्वभाव होता है। जो परिश्रमी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और जिनका पारदर्शी स्वभाव कैसा? जैसे गांधी जी हैं। गांधी जी की आपने स्टोरी सुनी होगी। वो एक बार वेश्या के पास जाते हैं और वेश्या के पास जाना मतलब कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन वे तुरंत अपने घर पे जैसे ही आते हैं वे अपने पिताजी को वो बात बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो अपने दोषों को छुपाते नहीं हैं। हमारे मुनिराज भी क्या करते हैं? अपने आचार्य के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करते हैं, पारदर्शिता रखते हैं। तो हमारा जितनी नकारात्मकता थी वो हम छोड़ के आ गए। इस तरीके से हम आत्महत्या को भी अवॉइड कर सकते हैं। अब लास्ट अंतिम बिंदु है जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं वे कैसे होने चाहिए। तो सामाजिक संस्कार में सबसे पहले समाज का निर्माण युवाओं द्वारा होता है, और आज जो युवा पीढ़ी है वह क्या है? नशे की तरफ बढ़ रही है, पार्टीज करना, इस ओर जाना, जिससे उनकी जो शक्ति है, जितना वो कर सकते हैं, वह सब क्या है? डाउन होती जा रही है। जो उनमें पोटेंशियल है वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। आयोजन हमारे पूर्वज भी करते थे, बहुत अच्छे अच्छे समारोह करते थे, लेकिन उनमें कुछ प्रयोजन होता था। शालीनता से आयोजनों का आयोजन करना ये उनका गुण था। लेकिन आज पार्टी के नाम पे हम रात में पार्टीज़ करना, रात में कोई भी फंक्शन रखना, रात में रात्रि भोजन करना, बहुत अजीब से गाने चलाना, ये सब क्या है? ये समारोह का कोई तरीका है क्या? ये समारोह नहीं मिलती, इसमें सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती है। हम एक दूसरे से खुशियाँ नहीं बांट सकते हैं, तो हमें इसमें भी सुधार करना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि टीना डागा जो यूपीएससी फर्स्ट रैंकर थे, टीना डाबी यूपीएससी फर्स्ट रैंकर थी और उन्हें सेकंड रैंकर से शादी की। वो मुस्लिम थे और 2 साल भी उनकी शादी नहीं टिकी। क्यों नहीं टिकी? क्योंकि अंतर्जातीय विवाह था। मैं नहीं जानती उनका रीज़न क्या था, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं उसके कारण
जैसे आपको बताऊं, एक लहसुन की पूरी कलियां हैं और उसमें हम एक ऑरेंज की कली को सेट करना चाहें, उसमें लगाना चाहें, तो क्या वो सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वैसे ही एक अन्य संस्कृति या एक अन्य सांस्कृतिक माहौल से आई हुई लड़की दूसरी संस्कृति में अपने आप को कैसे सेट कर पाएगी? नहीं कर सकती। वो तनाव वहाँ बनेगा। परिवार में भी किसी को खुशी नहीं मिलने वाली, खुद के जीवन में भी तनाव रहने वाला है। तो ऐसे विवाह की आवश्यकता भी नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को, हमारा जो सांस्कृतिक माहौल है, हमारा जो धर्म है, हमें वहाँ पर ही विवाह करना चाहिए। हमारा व्यवसाय भी ऐसा हो जिसमें न्याय नीति पूर्वक व्यवसाय किया जाए और न्याय नीति पूर्वक ही हम धन उपार्जन करें। आसान रास्ते ना खोजें कि पैसे दो और पैसे लो और काम करवाओ। इस तरह की कुरीतियों को हम ख़त्म करें और संस्कारवान होवें, तभी हम एक अच्छा परिवार और एक अच्छे परिवार से एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समय सत्य प्रधान को। आपने इतनी सारी बातें बताई, उसका संक्षेप में ये निकलता है कि संस्कारों की जननी माँ है और संस्कारों की आधारशिला भी माँ ही होती है। तभी इन सब बातों का बच्चे अपने जीवन में पालन कर पाएंगे, क्योंकि संस्कारों की शिक्षा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और वह जीवन के अंत समय तक चलती है, जिसका प्रभाव हमारे परिवार पर, समाज पर, देश पर और राष्ट्र पर पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर देखो, आप सभी जानते हैं सुभद्रा का अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा मिल गई थी। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है ये बात बता रहे थे, तो प्रवेश